का 11 बजे छुट्टी। तो चलो स्टार्ट करते हैं कंपनी फाइनल अकाउंट। सबसे पहले तो बेटा कंपनी फाइनल अकाउंट से रिलेटेड बातें कंपनीज एक्ट में कहां मिलती हैं? कंपनीज एक्ट के अंदर चैप्टर 9 है, कंपनीज एक्ट का चैप्टर 9 है, जो कि सेक्शन 128 से लेकर के 138 तक है, जो आपको डील करता है कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट और कंपनी के फाइनल अकाउंट्स के बारे में। बोलते हैं कंपनी के फाइनल अकाउंट बनाना पड़ेंगे और वो शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि 1 अप्रैल 2014 से एप्लीकेबल हुआ। आपको इस चैप्टर में 3 चीजें तैयार करके जाना है। एक तो कंपनी के फाइनल अकाउंट, कंपनी के फाइनल अकाउंट मतलब कंपनी की बैलेंस शीट और कंपनी का P&L, ये बनाना सीखना है। दूसरी चीज बेटा आपको सीखना है यहां पर XBRL रिपोर्ट, XBRL रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करना है। XBRL रिपोर्ट आपको आएगी, एग्जाम में थ्योरेटिकल आती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। तो XBRL रिपोर्ट बनाना आना चाहिए। और तीसरी चीज जो आपको पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर वो है इक्विटी शेयर्स विथ डिफरेंशियल राइट ऑफ कंपनीज एक्ट, डिफरेंट राइट वाले इक्विटी शेयर्स के बारे में बताओ। बस ये 3 चीजें हमारे को पढ़ना है इस सिलेबस के अंदर। काम खत्म हो जाएगा बेटा, ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। दैट्स अ कंपनी फाइनल अकाउंट, मैटर खत्म हो जाएगा। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फाइनल अकाउंट से कि भैया फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट अबाउट इज फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं सर फाइनल अकाउंट क्या होते हैं? सेक्शन 2 क्लॉज 40 बोलता है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड है क्या क्या? कंपनी की बैलेंस शीट जो कंपनी एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बनाती है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो कंपनी बनाएगी फॉर द पीरियड, कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इसी में शामिल होगा, स्टेटमेंट चेंज ऑफ इक्विटी भी इसी के अंदर आएगा, और साथ ही साथ एक्सप्लेनेटरी नोट और एनेक्सर्स या नोट टू द अकाउंट जो कंपनी ने बनाए हैं वो भी कंपनी फाइनल अकाउंट का ही पार्ट माने जाएंगे। 5 चीजों को जोड़ लो तो बेटा कंपनी फाइनल अकाउंट बन जाते हैं। लेकिन कुछ कंपनीज के लिए सारे बच्चे ध्यान रखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल। कौन कौन सी कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ेगा? तो 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, इनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ बीच में एक अमेंडमेंट आया था कि अगर आपकी प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी है तो इसको भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, तो इन कंपनीज को कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ बेटा चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी जो है वो केवल कौन सी कंपनी को बनाना पड़ता है? तो वो केवल लिस्टेड कंपनियां बनाती हैं या फिर अनलिस्टेड कंपनियां बनाती हैं जिनकी नेट वर्थ मोर देन 250 करोड़ हो, 250 करोड़ से ज्यादा की नेट वर्थ है, या 250 करोड़ भी है, एग्जैक्ट 250 करोड़ भी है, तो भी कंपनी को क्या करना पड़ेगा? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाना पड़ेगा। तो ऐसी कंपनी को स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाना पड़ता है। मतलब अनलिस्टेड कंपनियां जिनकी नेट वर्थ लेस देन 250 करोड़ है उनको स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी भी बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब हमको स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी भी नहीं पढ़ना, हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी नहीं पढ़ना इस चैप्टर में। अभी हमको पढ़ना है केवल 2 चीजें, बैलेंस शीट P&L और एनेक्सर्स, उनके नोट टू द अकाउंट्स कैसे बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सेक्शन 129 की। सेक्शन 129 बोलता है कि कंपनी अपनी बैलेंस शीट या कंपनी अपनी P&L और बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में बनाएगी। शेड्यूल 3 का जो पार्ट 1 है उसके फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनाएगी, और शेड्यूल 3 का जो पार्ट 2 है उसके फॉर्मेट में अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी। तो पार्ट 2 रिप्रेजेंट करेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, और पार्ट 1 रिप्रेजेंट करता है बेटा बैलेंस शीट को। ये दोनों चीजें बनाना पड़ेंगी। क्या ये सारी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है शेड्यूल 3? तो बेटा बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसी कंपनियां जो स्पेशल एक्ट से रजिस्टर्ड हुई हैं, लाइक इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इन कंपनी के ऊपर शेड्यूल 3 का फॉर्मेट नहीं लगेगा, इनका खुद का फॉर्मेट होगा। अदर देन दीज कंपनी, इन कंपनीज के अलावा जो कंपनियां बच गई वो सब शेड्यूल 3 के फॉर्मेट को फॉलो करेंगी। हमको ये बात ध्यान रखना है। साथ ही साथ जब कंपनी अपने फाइनल अकाउंट्स बनाएगी तो उसको कुछ चीजें और फॉलो करना पड़ेंगी शेड्यूल 3 के अलावा। क्या फॉलो करना पड़ेगा? कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कंपनीज एक्ट की तो वो भी फॉलो करना पड़ेगी।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इशू कर रखे हैं 1 से लेके 29 तक, वो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेंगे। और साथ ही साथ कोई गाइडेंस नोट इशू किया है आईसीएआई ने तो वो भी फॉलो करना पड़ेगा। तो ये 3 चीजें फॉलो करना पड़ेंगी। शेड्यूल 3 के 3 डिवीजन है बेटा। सबसे पहले वो कंपनियां आती हैं जो कि अनलिस्टेड कंपनियां हैं, उन पर लगता है बेटा हमारा डिवीजन 1, जिसको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2006 के हिसाब से पढ़ते हैं। बड़ी कंपनियां जो 250 करोड़ से ज्यादा की नेटवर्थ रखती हैं, लिस्टेड कंपनी है, उन पर डिवीजन 2 लगता है। और एनबीएफसी के लिए डिवीजन 3 है। आपके कोर्स में डिवीजन 1 डिवीजन 2 डिवीजन 3 नहीं है, आपको केवल डिवीजन 1 पढ़ना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2006 वाला। ये वाली बैलेंस शीट ही आपको डिस्कस करना है। बड़ी कंपनी की बैलेंस शीट आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए वो आपको डिस्कस नहीं करना है। सबको समझ में आया इतना जितना मैंने अभी तक डिस्कस किया? बोलो। तो अब आ जाता है बेटा डिवीजन 1। डिवीजन 1 के अंदर शेड्यूल 3 और अथॉरिटी में कभी झगड़ा हो जाता है। शेड्यूल 3 इज अ डिस्क्लोजर ऑफ बैलेंस शीट और पी एंड एल। शेड्यूल 3 जो है बेटा वो डिस्क्लोजर है बैलेंस शीट और पी एंड एल। अगर इनके बीच में झगड़ा हो जाता है तो हमेशा शेड्यूल 3 का पावर कम रहेगा और इन सब का पावर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, गाइडेंस नोट, आरबीआई की बॉडी जो है कुछ बोलता है, रेगुलेशंस बोलते हैं, सेबी कुछ बोलती है, तो वो सुप्रीम अथॉरिटी रखेंगे। शेड्यूल 3 को चेंज करके हमको नए तरीके का फॉर्मेट रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। हम जो भी पढ़ेंगे बैलेंस शीट के अंदर या पी एंड एल के अंदर तो हेड, सब हेड और सब हेड के फॉर्मेट में पढ़ेंगे। आपको कुछ नहीं करना, बैलेंस शीट के हेड, सब हेड और सब हेड जो है वो पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट के हेड में क्या आता है, सब हेड में क्या आता है, सब हेड में क्या आता है। सर हेड सब हेड थोड़ा सा बता दो। बिल्कुल बेटा, सबसे पहले अपन बैलेंस शीट को डिस्कस करेंगे, बैलेंस शीट के हेड और सब हेड को डिस्कस करेंगे। बैलेंस शीट को वर्टिकल फॉर्मेट में बनाना है। सबसे पहला पार्ट बैलेंस शीट का कहलाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, दूसरा पार्ट कंपनी का बैलेंस शीट का कहलाएगा असेट। सबसे पहले अपन इक्विटी एंड लायबिलिटी के हेड पढ़ लेते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर 4 हेड आएंगे। सर 4 हेड कौन कौन से आएंगे? पहला हेड कहलाता है शेयर होल्डर फंड, दूसरा कहलाता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, चौथा कहलाता है नॉन करेंट लायबिलिटी और पांचवा कहलाता है करेंट लायबिलिटी। इसके बाद बेटा असेट्स आएंगी। असेट के अंदर 2 हेड आएंगे आपके, एक कहलाता है नॉन करेंट असेट्स और दूसरा कहलाता है करेंट असेट्स। ये हमारी बैलेंस शीट हो गई। ये अगर हम इन 5 चीजों की बात करें तो 5 चीजें हमारी हेड कहलाती हैं। ये हमारी बैलेंस शीट के हेड कहलाएंगे। अब इन हेड के होते हैं सब हेड, वो हमको डिस्कस करना है। सब हेड में क्या आएगा? सबसे पहले शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के 3 सब हेड हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। नॉन करेंट लायबिलिटी के 4 सब हेड हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटी के भी 4 सब हेड हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन और अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। नॉन करेंट असेट्स के 5 सब हेड हैं, फिक्स असेट एंड इंटेंजिबल असेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स असेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांस और अदर नॉन करेंट असेट्स। करेंट असेट के 6 सब हेड हैं। करेंट इन्वेस्टमेंट, जैसे यहाँ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट थे तो यहाँ करेंट इन्वेस्टमेंट हो गए। यहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस थे तो यहाँ शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस हो जाएंगे। यहाँ अदर नॉन करेंट असेट थी तो ये अदर करेंट असेट आ गई। 3 तो सेम है और ये 3 तो करेंट असेट रटी हुई है, डेटर, बैंक बैलेंस और कौन सा इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री आ जाएगा, डेटर ट्रेड रिसीवेबल आ जाएंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। कुल मिला के 6 सब हेड इसके। तो कुल मिला के इतने सब हेड हैं बेटा, तो ये हमारे सब हेड हो गए। फिक्स असेट और इंटेंजिबल असेट के सब हेड हैं। फिक्स असेट और इंटेंजिबल असेट के अंदर सब हेड हैं। पहला बनेगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दूसरा इंटेंजिबल असेट, तीसरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और ये इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। 4 सब हेड होंगे, काम खत्म। तो ये बैलेंस शीट के सब हेड कहलाते हैं। बैलेंस शीट हेड, सब हेड और सब हेड में डिवाइडेड रहती है। कुछ इस तरह से हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। बैलेंस शीट के अंदर अगर हम बैलेंस शीट को देखें तो सबसे पहले हम लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर आएगा उसका हेड शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। फिर इसके नीचे उनके हेड लिखे जाते हैं, सब हेड लिखे जाते हैं। जैसे शेयर होल्डर फंड का सब हेड ये आ जाएंगे तीनों, नॉन करेंट लायबिलिटी के सब हेड चारों के चारों आ जाएंगे, फिर करेंट लायबिलिटी के सब हेड चारों के चारों आ जाएंगे।
टोटल लग जाता है, लाइबिलिटी साइड खत्म। इसके नीचे असेट आएगी, असेट में नॉन करेंट असेट आएंगी, नॉन करेंट असेट में सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड अदर इंटेंजिबल असेट आएगी, इसके सब हेड आ जाएंगे, सब सब हेड आ जाएंगे चारों। फिर नॉन करेंट असेट्स, फिर इसके पांचों के पांचों वो करेंट असेट लिखेंगे, 6 के 6 लिख देंगे, टोटल लगा देंगे, करेंट असेट का टोटल आ जाएगा, काम खत्म। ये फॉर्मेट हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। हमको ये हेड सब हेड को समझना है कि किसके अंदर क्या आता है और किस तरीके से ये हेड बनाए जाते हैं। तो हमको सब हेड और सब हेड बनाना आना चाहिए। हेड तो केवल प्रेजेंट होते हैं, उनको कुछ बनाना नहीं पड़ता। जो सब हेड होते हैं उनके होते हैं नोट टू द अकाउंट। जैसे शेयर कैपिटल के नोट टू द अकाउंट्स में क्या आएगा, तो शेयर कैपिटल का नोट टू द अकाउंट इस तरह से बनेगा। सबसे पहले हम दिखाएंगे ऑथोराइज शेयर कैपिटल, फिर दिखाएंगे इशूड शेयर कैपिटल, फिर दिखाएंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल, फिर दिखाएंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल बट नॉट फुल्ली पेड। इसमें हमारा कॉल एंड अरियर माइनस हो जाएगा। कॉल एंड अरियर अगर डायरेक्टर का है, ऑफिसर का है तो अलग दिखाएंगे, पब्लिक का अलग से दिखाएंगे। उसमें जितने शेयर आपने फॉरफिट कर लिए थे उसको ऐड कर दोगे तो टोटल आ जाएगा। ये टोटल हमारा क्या कहलाता है बेटा, शेयर कैपिटल का नोट टू द अकाउंट। इस तरीके से शेयर कैपिटल का नोट टू द अकाउंट्स बनाएंगे। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझ में आ जाएगा किस तरह से बनाना है। बट ये सारी चीजें यहीं आएंगी, ध्यान रखना। फॉरफिटेड शेयर कैपिटल यहीं आएगी, कॉल एंड अरियर यहीं से माइनस होगी, लेकिन यहाँ कॉल एंड एडवांस नहीं आएगी, क्योंकि कॉल एंड एडवांस करंट लायबिलिटी होती है, वो अदर करंट लायबिलिटी में आएगी। कॉल एंड एडवांस कभी भी शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होती है। कॉल एंड अरियर यहीं से माइनस करके रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर फीचर यहीं आएगा, इशूड यहीं आएगा, सब्सक्राइब यहीं आएगा, फुल्ली पेड और पार्टली पेड शेयर सारे के सारे यहीं आएंगे। इसके बाद यहां पर बताया भी है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कॉल एंड अरियर जो आपका अनपेड अमाउंट, दैट्स अ कॉल एंड अरियर। कॉल एंड अरियर अगर सिग्नेचरी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब प्रमोटर्स का हुआ, तो फिर इसको करेंट असेट के सब हेड अदर करेंट असेट्स में दिखाएंगे। अगर ये प्रमोटर्स का हुआ तो इसको अदर करेंट असेट्स में दिखाया जाएगा। प्रमोटर्स के अलावा डायरेक्टर्स वगैरह का है, अदर्स का है, तो यहां से माइनस होता है कॉल एंड अरियर। फिर यहाँ बात आती है रिजर्व एंड सरप्लस की। सारे रिजर्व यही लिखेंगे जितने हमने दुनिया भर के पढ़े हैं। कैपिटल रिजर्व, सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, ईसोप आउटस्टैंडिंग अकाउंट वगैरह वगैरह, जनरल रिजर्व, ये रिजर्व, वो रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, टनस टैक्स रिजर्व। रिजर्व जिनके साथ में रिजर्व वर्ड जुड़ा है सब यहाँ लिख डालो लाइन से। यहाँ हम निकालते हैं हमारा सरप्लस का बैलेंस। सरप्लस का बैलेंस कैसे निकालते हैं, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल लिख लेंगे। सर ओपनिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल में करंट ईयर का प्रॉफिट प्लस कर देंगे। करंट ईयर का प्रॉफिट प्लस करने के बाद जो जो हमने डिक्लेयर किया है, ट्रांसफर किया है किसी रिजर्व में तो ट्रांसफर, अगर हमने बोनस शेयर दे दिए हैं तो बोनस शेयर माइनस कर देंगे, इंटरिम डिविडेंड माइनस कर देंगे। ध्यान रखना प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड माइनस नहीं होगा क्योंकि वो कंटेंजेंट लायबिलिटी होगा। तो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड माइनस कर देंगे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे किया है वो माइनस कर देंगे, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस अगर निगेटिव आ जाता है तो उसको निगेटिव रिप्रेजेंट कर देंगे, पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से बेटा हमारा सरप्लस अकाउंट बन जाएगा। सरप्लस मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट और जो हमने अप्रोप्रिएशन किया, दैट्स अ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखा जाए तो ये सरप्लस कुछ भी नहीं है, आपका पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरह इसको प्रेजेंट किया जाएगा। फिर इसके बाद बेटा नेक्स्ट होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएंगे डिवेंचर्स, टर्म लोन्स, डिपॉजिट्स। अगर कोई दूसरे रिलेटेड पार्टी वगैरह को लोन दिए हैं, लीज ऑब्लिगेशंस कुछ लिए हैं, तो वो सब यही लिख देंगे। सेम शॉर्ट टर्म बोरोइंग का नोट बनेगा। अगर लोन 12 महीने से कम के लिए लिया गया है तो यहाँ लिख देंगे, जो 12 महीने के अंदर अंदर पेमेंट करना है वो सब यहाँ आ जाएगा। ध्यान रखना आजकल यहाँ पर करेंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट भी यहीं पर आता है और बैंक ओवरड्राफ्ट भी यहीं पर आएगा। कोई लोन लॉन्ग टर्म लोन था, उसका कुछ पार्ट इस साल रिडीम होने वाला है तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में ही रिप्रेजेंट होगा। फिर इसके बाद ट्रेड पेबल में, ट्रेड पेबल में दो चीजें आती हैं बेटा, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। इनका टोटल लगा देंगे, काम खत्म हो जाएगा, दैट्स अ ट्रेड पेबल। बाकी सब अदर करंट लायबिलिटी में आएगा, जैसे कि इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, एडवांस इनकम, अनपेड डिविडेंड। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गई है लेकिन रिफंड करना पड़ेगी विद इन 15 डेज के अंदर या विद इन 70 डेज के अंदर, तो यही दिखाएंगे। कोई अनपेड मिच्योर्ड डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं, उनका इंटरेस्ट देना बाकी है, अक्रूड हो गया, यही दिखाएंगे। किसी अदर पार्टी को पेमेंट करना बाकी है वो भी यही दिखाएंगे। देखो यहाँ आ रहा है कॉल एडवांस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो कॉल एडवांस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यही आएगा। इसके अलावा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, कोई भी प्रोविजंस बनाए सबको शॉर्ट टर्म प्रोविजन में लिख देंगे। लाइक इनकम टैक्स का प्रोविजन बनाए यहीं पर आएगा।
डिविजन डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का प्रोविजन बनाए, यहाँ आएगा एम्प्लॉय के लिए बोनस वगैरह का प्रोविजन बनाए, यही दिखा देंगे। इसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट इन इक्विपमेंट का नोट टू द अकाउंट्स बनाएंगे, लाइक जैसे फर्नीचर फिक्चर्स है, मशीनरी है, उसमें से उसका डेप्रिसिएशन माइनस करके प्रेजेंट कर देना। इंटेंजिबल एसेट है तो अमोर्टाइजेशन करके माइनस रिप्रेजेंट कर देंगे। इसके अलावा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, आपने ऐसे इन्वेस्टमेंट खरीद रखे हैं जो 12 महीने के बाद मिच्योर होंगे, वो सारे इन्वेस्टमेंट यहीं पर प्रेजेंट करेंगे, लाइक जैसे इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर, गवर्नमेंट ट्रस्ट सिक्योरिटीज में पैसा लगा रखा है, यहीं दिखाएंगे। इसके अलावा कोई आपने लॉन्ग टर्म लोन से एडवांस दिला के, लाइक कैपिटल एडवांसेस। कैपिटल एडवांसेस क्या होते हैं? तो कैपिटल एडवांसेस का मतलब होता है बेटा ऐसे एडवांसेस जो आपने किसी असेट को खरीदने के लिए दी हैं, तो वो यहाँ आ जाएंगे। कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट कर रखे हैं, जैसे टेलीफोन डिपॉजिट कर रखा है, इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट कर रखा है, तो उसको भी यहीं दिखा देंगे। रिलेटेड पार्टी को लोन्स आपने बांट रखे हैं, लिए नहीं है, बांट रखे हैं, तो यहाँ आ जाएंगे लॉन्ग टर्म से लोन्स एडवांसेस में। इसके अलावा अदर नॉन करेंट असेट्स आ जाएंगे। अदर नॉन करेंट असेट्स में आप सारे बच्चों को पता है वो लॉस और डिस्काउंट और इशू ऑफ डिवेंचर वाला पार्ट आता है, वो यहीं पर आ जाएगा। अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट एक नई चीज होती है, वो भी यहाँ पर आ जाएगा। उसके अलावा बेटा अदर्स कोई दूसरे ऐसे हैं जो जैसे कि फॉर एग्जांपल डेटर हैं जो हमको 12 महीने के बाद पे करेंगे, तो उनको भी यहीं पर डिस्क्लोज कर देंगे। सर अमलगमेशन एडजस्टमेंट क्या होता है? ये आपके कोर्स में नहीं है बेटा, एक चैप्टर है अमलगमेशन, वो आपके कोर्स में से हटा दिया है, तो ये चीज आपको आएगी नहीं। अगर आ जाती है ट्रायल बैलेंस के अंदर तो यही लिख देना। इसके अलावा करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट में आपने जितना पैसा इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ट्रस्ट सिक्योरिटीज में लगा रखा है जो 12 महीने के अंदर अंदर बेचने वाले हो, उन सबको करंट इन्वेस्टमेंट में लिख देंगे। इन्वेंट्री में सब आ जाएगा, रॉ मटेरियल का स्टॉक, वर्किंग WIP का स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक, इसके अलावा स्पेयर्स और स्टोर का स्टॉक, लूज टूल्स वगैरह वगैरह सबको जोड़ देंगे, इन्वेंट्री आ जाएगी। इसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें आएंगी, डेटर लेस उनका प्रोविजन और BR, ये सब जोड़ देंगे। इसके अलावा कैश इन कैश इक्विवेलेंट में बैंक बैलेंसेस आ जाएंगे, चेक इन हैंड आ जाएंगे, डिमांड ड्राफ्ट आ जाएंगे, कुछ भी आपने रखा हुआ है कैश है और बैंक बैलेंस है वो सब यहाँ लिख देंगे। शॉर्ट टर्म लोन से एडवांस अमाउंट रखें वो भी यहीं पर आ जाएंगे। और बच गई अदर करेंट असेट्स। अदर करेंट असेट्स में आ जाएंगे आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस और अक्रूड इनकम। और इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया था अभी कि अगर सिग्नेचर या मेमोरेंडम का कोई कॉल एंड अरियर है तो वो भी यहीं पर दिखा देंगे। इसके बाद कंटेंजेंट लायबिलिटी जो बैलेंस शीट से बाहर आती है, तो कंटेंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज कर देंगे, मतलब जिसका आना और ना आना फ्यूचर के किसी इवेंट पर डिपेंड कर रहा हो और फ्यूचर इवेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे आपके ऊपर केस चल रहा है, भैया केस हार गए तो पैसा देना पड़ेगा, जीत गए तो देने की जरूरत नहीं है, तो वो भी यहीं आ जाएगा। कमिटमेंट कर रखे हैं कोई आपने, कमिटमेंट कर रखे हैं मतलब जैसे कहीं से इन्वेस्टमेंट खरीद रखे हैं जो पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट है, तो फ्यूचर में जब वो कंपनी कॉल करेगी तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसको यहाँ डिस्क्लोज कर दोगे, तो कमिटमेंट यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे। इसके अलावा कॉल इन अरियर आ रहा है किसका, आपका सॉरी डिविडेंड इन अरियर आ रहा है प्रेफरेंस शेयर का, तो डिविडेंड इन अरियर प्रेफरेंस शेयर भी आपकी कंटेंजेंट लायबिलिटी कहलाएगा, उसको भी यहीं पर डिस्क्लोज कर देंगे। तो ये था बेटा कंटेंजेंट लायबिलिटी का फॉर्मेट। इसके बाद आता है फॉर्मेट आपका पार्ट 2 P&L का। P&L में सबसे पहले दिखाते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आपकी सेल्स वगैरह आएगी, सेल को छोड़ करके बाकी सब अदर इनकम में जोड़ देंगे, टोटल लगा देंगे, टोटल इनकम आ जाएगी। फिर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में आप क्या दिखाओगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस, इन सब का टोटल लगा दोगे तो टोटल एक्सपेंसेस आएंगे। टोटल एक्सपेंसेस टोटल इनकम में से माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम आ जाती है। इसके बाद एक्सेप्शनल आइटम लिखेंगे। एक्सेप्शनल आइटम क्या होते हैं, ऐसे आइटम जो बिजनेस में कभी कभार होते हैं, उनको एक्सेप्शनल आइटम बोलते हैं, तो एक्सेप्शनल आइटम के रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद आता है बेटा प्रॉफिट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम मतलब जैसे कोई एबनॉर्मल लॉस वगैरह हो गया, एबनॉर्मल गेन हो गया, तो उसको हम यहाँ लिख देंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के रूप में। इसके बाद टैक्स एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आ जाएगा। इतना ही बनाना पड़ता है वैसे तो P&L, लेकिन कुछ बातें और थी। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, आपका कोई बिजनेस का पार्ट अगर डिसकंटिन्यू करने वाले हो, बिजनेस बंद करने वाले हो आप, तो वो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का प्रॉफिट और लॉस अलग बनाओगे, वो P&L के जस्ट नीचे आएगा। कैसे, हम सबसे पहले डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का प्रॉफिट और लॉस निकाल लेंगे बिफोर टैक्स, उसमें से उसके टैक्स एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का प्रॉफिट आ जाएगा। कंटिन्यू ऑपरेशन का प्रॉफिट, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का प्रॉफिट, दोनों को टोटल लगा देंगे तो टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड आ जाता है। इससे हम निकाल लेते हैं ईपीएस। ईपीएस दो निकाले जाते हैं, बेसिक और डाइल्यूटेड, जिसको हम एएस वाले चैप्टर में कवर करेंगे।
उन चीजों को रिप्रेजेंट कर देते हैं, काम खत्म हो जाता है। आपके किस हेड में क्या आएगा वो मैंने यहाँ प्रॉपर्ली लिख के रखा है। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आता है, तो सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, सेल्स ऑफ सर्विसेज, सारी की सारी सेल लिखना है, उसमें से माइनस कर दोगे आप एक्साइज ड्यूटी अगर दे रखी है तो, बाकी बची हुई सारी इनकम अदर इनकम में डाल देना, टोटल लगा देंगे तो अदर इनकम का टोटल और रेवेन्यू का इनकम आपका टोटल इनकम कहलाएगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालेंगे, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल में परचेस ऑफ मटेरियल जोड़ देंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। चेंज इन इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो हमारी चेंज इन इन्वेंट्री कहलाएगी। इसके बाद मैंने बोला था एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय के सारे खर्चे, वेजेस, उसका पीएफ, उसकी ग्रेजुटी, आपने सैलरी हेड पढ़ा होगा टैक्स के अंदर, तो जितनी चीजें एम्प्लॉय को देते हैं वो सब इस हेड के अंदर डाल देना, उससे रिलेटेड खर्चे। फाइनेंस कॉस्ट, चाहे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस या फिर कोई दूसरे एक्सपेंसेस जो लोन से रिलेटेड है वो सब यहाँ डाल देंगे फाइनेंस कॉस्ट में। डेप्रिसिएशन आ जाएगा, बिल्डिंग का, प्लांट का, गुडविल का, सबका सारा डेप्रिसिएशन यहाँ लिख देंगे, डेप्रिसिएशन का टोटल आ जाएगा। उसके अलावा जो खर्चे बच गए दुनिया भर के सारे, लाइक स्टेशनरी का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, टेलीफोन का खर्चा, इसका खर्चा, उसका खर्चा, घर वाली का, बाहर वाली का, जो बच गया दुनिया भर का जो कहीं नहीं आ पाया उन सबको उठा के अदर एक्सपेंसेस में डाल देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो टोटल लगा लेंगे तो ये आपके एक्सपेंसेस आ जाएंगे, टोटल एक्सपेंसेस, काम खत्म बेटा। ये है आपका फॉर्मेट आपकी बैलेंस शीट का। तो कुल मिला के इतना बड़ा फॉर्मेट आपको बनाने एग्जाम में आएगा। सर ये कितने नंबर का आएगा, वैसे तो इसके आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, अगर आएगा तो 12 नंबर का आएगा भाई, 12 मार्क का। तो 12 नंबर का क्वेश्चन अगर आया तो हो जाएगी दिक्कत, तो फिर तो करके ही आना पड़ेगा, नहीं तो लंका लग जाएगी भाई, लंका लग जाएगी मतलब पूरा अकाउंट पढ़ के गए और ये नहीं पढ़ा और 12 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आ गया तो फिर अगला अटेम्प्ट देना तय है। इसलिए बेटा इसको पढ़ के जाना जरूरी है। क्वेश्चंस कैसा आएगा, मैं आपके सामने क्वेश्चंस लाया हूँ, एक एग्जाम्पल लेके आया हूँ, बस ये क्वेश्चंस आप कर लो, काम खत्म। एक क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, क्वेश्चन इसी तरह का आएगा, आपको बढ़िया सा एक सुंदर सा ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा। ट्रायल बैलेंस जो दिया है, इस ट्रायल बैलेंस से आपको बनाना है बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल और बैलेंस शीट बनाएंगे, लिखा है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल और बैलेंस शीट बनाना है, नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन को पूरा करना है। सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट आएगा और जो बैलेंस शीट के बाहर दिए हैं उसके डबल इफेक्ट लिखेंगे, एक पी एंड एल में और एक बैलेंस शीट के नोट टू द अकाउंट। बस रूल इतना याद रखना है, ट्रायल बैलेंस के जो अंदर आ गया उसका सिंगल इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस के बाहर जो दिए हैं उसके डबल इफेक्ट आएंगे, काम खत्म। ठीक है सर, क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो मेरे को गाइड करो कौन से हेड के अंदर जाएगा। सबसे पहला काम ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है उसके हेड सब हेड डिसाइड करना। तो सबसे पहले आपको हेड और सब हेड को डिसाइड करना पड़ेगा कौन किस सब हेड के अंदर जाने वाला है। जैसे एक आध सब हेड आप मेरे को बताओ, बिल्डिंग कहाँ आएगी, सारे बच्चे जल्दी से बताओ बिल्डिंग कहाँ आएगी। वेरी वेरी गुड, बच्चे ने पहले ही बोल दिया सर पीपीई के अंदर आएगी। कैसी बातें कर रही हैं आपने, हमको ये भी नहीं पता होगा क्या। गुड, मशीनरी कहाँ आएगी, मशीनरी कहाँ आएगी, मशीनरी भी सर पीपीई में आएगी। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा, क्लोजिंग स्टॉक सर इन्वेंट्री में आएगा। कहाँ आएगा बेटा, इन्वेंट्री में। एडजस्टेड परचेज दे रखी है, एडजस्टेड परचेज कहाँ आएगी, तो स्टॉक इन परचेज में आएगी। सैलरी कहाँ आएगी, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस में आएगी। डायरेक्टर फीस कहाँ आएंगे, अदर एक्सपेंसेस में जाएंगे। रेंट कहाँ आएगा, अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा, अमोर्टाइजेशन में आएगा। बैड डेब्ट्स अदर एक्सपेंसेस में जाएंगे। इंटरेस्ट अक्रूड दिया हुआ है, अक्रूड बेटा हमारी असेट्स होता है, अदर करंट असेट्स में जाएगा। और इन्वेस्टमेंट जो है वो कहाँ आएंगे, इन्वेस्टमेंट हमारे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में आ जाएंगे। डिवेंचर का इंटरेस्ट कहाँ आएगा, फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। लूज टूल्स कहाँ आएंगे, इन्वेंट्री में आएंगे। एडवांस टैक्स कहाँ आएगा, एडवांसेस में आएगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस में जाएंगे। डेटर ट्रेड रिसीवेबल में जाएंगे। बैंक बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा। बस ऐसे ही आपसे बनना चाहिए कि कौन सा वाला कौन से हेड में जाएगा, सबसे पहले ये तय करना रहता है। तो आज मैं आपको यहीं छोड़ देता हूँ, 11 बजे से पहले छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये नोट्स आपके ग्रुप पर आ रहे हैं।
ये नोट्स आपके ग्रुप पर आ रहे हैं। आपको क्या करना है, सुबह जब आप मेरे से मिलो 8:30 बजे, तो ये हेड सब हेड पढ़ के रखना। मैं आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा मॉर्निंग में। ये क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, इजी है। बस आप हेड सब हेड पढ़ के रखना। मॉर्निंग में अपन मिल रहे हैं। बाय बाय।